20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता रेप केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। 25 मई 2025। सोचिए, आज के डिजिटल इंडिया में मोहक मंगल जैसे यूट्यूबर अपने चैनल पर एक वीडियो डालते हैं, डियर ENI, और इंटरनेट पर बवाल मच जाता है। एक दो नहीं, ENI ने मोहक के चैनल पर सीधे 8 कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक दी। 3 स्ट्राइक और यूट्यूब पॉलिसी के हिसाब से चैनल ही डिलीट। रातों की नींद उड़ जाती है। असली सवाल ये नहीं कि स्ट्राइक किसे मिली, सवाल ये है, क्या ये कॉपीराइट सच में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है या किसी इनविजिबल पावर गेम का हिस्सा? कहानी यही नहीं रुकती। मोहक को पहली स्ट्राइक मिलती है अपने कोलकाता रेप केस के पुराने वीडियो पर, सिर्फ 11 सेकंड ENI की फुटेज के लिए। सोचिए, पूरे 16 मिनट की मेहनत सिर्फ 11 सेकंड में बर्बाद। पहले तो मोहक भी यही सोचते हैं कि फेयर यूज में आएगा, अपील करेंगे, सुलझ जाएगा। कमेंट्री चैनल्स में तो ये चलता रहता है। लेकिन ENI रुकता नहीं। कुछ दिन में एक और स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर वाले वीडियो पर, फिर सिर्फ 9 सेकंड की फुटेज के लिए। अब गेम बड़ा हो चुका था और मोहक अकेले नहीं थे। कई और क्रिएटर्स को ENI ने धमकी दी, सेटलमेंट के नाम पर कभी 18 लाख, कभी 22 लाख, कभी 48 लाख की डिमांड। और एक्सप्लेनेशन सिंपल, पैसे दो, सब्सक्रिप्शन लो, वरना चैनल गया। अब यहां ENI का असली गेम प्लान समझना जरूरी है। ENI कोई आम मीडिया चैनल नहीं है। यह असल में एक बड़ी B2B, बिजनेस टू बिजनेस वीडियो एजेंसी है, जिसकी टीम 400 से ज्यादा लोगों की है, जो देश भर में फैले हुए हैं। इनका कोर काम है, देश दुनिया में जो भी बड़ा इवेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रेकिंग न्यूज होता है, वहां के ग्राउंड से फुटेज कैप्चर करना, रिपोर्टर्स भेजना और फिर इन एक्सक्लूसिव वीडियोस को इंडिया टुडे, ABP न्यूज, जी न्यूज, NDTV जैसे तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को बेच देना। यह फुटेज उन चैनलों के पास पहुंचती है और बदले में ENI को मोटा पैसा मिलता है। यहीं से आता है ENI का असली रेवेन्यू। हर एक्सक्लूसिव वीडियो की कीमत होती है, और जितनी एक्सक्लूसिव उतना ज्यादा प्रॉफिट। आम व्यूअर्स को लगता है कि ENI भी बस एक और न्यूज चैनल है, लेकिन असल में यह मीडिया बैकबोन की तरह काम करता है, जिसके कंटेंट पर सैकड़ों चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चलते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह मॉडल एथिकल है? देखिए, ENI की टीम दिन रात मेहनत करती है, महंगे इक्विपमेंट्स और ग्राउंड रिपोर्टर्स को भेजती है, हजारों किलोमीटर घूमकर रॉ न्यूज लाती है, तो फुटेज का हक लॉजिकली उन्हीं के पास है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका कंटेंट उनकी प्रॉपर्टी है और किसी को यूज करना है तो पैसे देने चाहिए। लेकिन क्या छोटे छोटे क्रिएटर्स को बिना क्लियर गाइडलाइंस के लाखों करोड़ों की पेनल्टी वसूलना सही है? यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बड़ा दरवाजा खड़ा कर दे और एंट्री की प्राइस हर किसी की औकात देखकर बोले। मोहक जैसे क्रिएटर्स के लिए तो यह डर का माहौल है। एक छोटी सी गलती में चैनल, सालों की मेहनत, सब कुछ रिस्क में। इसी में ENI की दूसरी साइड भी देखो। अगर कोई यूट्यूबर T सीरीज का गाना डालता है तो T सीरीज बस उस वीडियो का रेवेन्यू लेता है, चैनल नहीं डिलीट करवाता। लेकिन ENI का सब्सक्रिप्शन और पेनल्टी मॉडल अलग है। स्ट्राइक डालो, पैनिक क्रिएट करो और फिर सेटलमेंट के नाम पर मोटा पैसा। रेट भी एक जैसे नहीं, किसी को 18 लाख, किसी को 22 लाख, किसी को 50 लाख। कोई ब्रेकडाउन नहीं, कोई पब्लिकली ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं, बस नेगोशिएशन बिहाइंड द सीन। यहां यूट्यूब की पॉलिसी और प्रोसेस भी क्रिएटर्स को क्लियर सेफ्टी नहीं देती। स्ट्राइक पर अपील करो, लेकिन फैसला उन्हीं के फेवर में जाएगा जिनके पास रिसोर्सेज और पावर है। असल कंफ्यूजन यही है, ENI गलत है या मोहक जैसे क्रिएटर्स? ENI के एम्प्लॉय कहेंगे कि ग्राउंड से एक्सक्लूसिव वीडियो लाना आसान नहीं, मेहनत है, कॉस्ट है, तो प्राइस बनती है। लेकिन मोहक और बाकी क्रिएटर्स का सवाल वाजिब है, क्या कमेंट्री, एजुकेशन या एनालिसिस के लिए कुछ सेकंड क्लिप यूज करने पर पूरी चैनल की जिंदगी दांव पर लगा देना एथिकल है? फेयर यूज का कॉन्सेप्ट, जो दुनिया भर में क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करता है, वो इंडिया में बस नाम का है। कानून भी क्लियर नहीं, प्लेटफॉर्म भी न्यूट्रल नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली कूलप्रिट कॉपीराइट सिस्टम खुद है या फिर वो एजेंसीज और प्लेटफॉर्म्स
जो इस सिस्टम को एक्सप्लॉयटेशन का टूल बना चुके हैं। रियलिटी यही है, एनआई के पास मैन पावर है, टेक है, पैसों का फ्लो है, लेकिन क्रिएटर्स के पास क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन है और सच्चाई दिखाने का हौसला है। कौन सही है, कौन गलत, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी सिस्टम कमजोर और कानून उलझा हुआ होता है, एक्सप्लॉयटेशन हमेशा उन्हीं के फेवर में जाता है जिनके पास पैसा और इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जब तक क्रिएटर्स यूनाइट नहीं होंगे और कॉपीराइट सिस्टम में सुधार नहीं होगा, ऐसी एक्सटॉर्शन और मोनोपॉली चलती रहेगी। अब सवाल सीधा आपसे, क्या 8 सेकंड की क्लिप पर 50 लाख की डिमांड वाजिब है? क्या कमेंट्री चैनल्स, पब्लिक इंटरेस्ट और एजुकेशन के लिए कॉपीराइट रूल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए? क्या यूट्यूब की अपील सिस्टम सच में क्रिएटर्स के साथ है या बस दिखावा है? और सबसे जरूरी, क्या आज भी डिजिटल इंडिया में सच्चाई बोलना और सवाल पूछना उतना ही रिस्की है जितना मोहक, रोहन या दूसरे क्रिएटर्स के लिए था? अगर आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ फंडामेंटली गलत है, तो सपोर्ट करो हर उस आवाज को जो सवाल पूछती है, जो मोनोपॉली और एक्सटॉर्शन के खिलाफ खड़ी होती है, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। सच की लड़ाई अब सबकी है।